आज हम जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, याद करेंगे और समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। जो सरकारी तंत्र था उसमें जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता दिखाई गई या बदहवासी दिखाई दी तो उनकी किस मानसिकता को दर्शा रही है। देखिए, सरकारी तंत्र की मानसिकता क्या है। सरकारी तंत्र जागरूक तभी होता है जब विपदा सिर पर आ बैठती है। सरकारी तंत्र में हर मामले पर कमेटी बनाई जाती है। कोई भी मामला उस पर कमेटी बैठेगी, सभाएं होती है और निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। सभी जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं और अपने से छोटों पर कार्यभार डाल देते हैं। जो अपने से छोटे हैं उन पर कार्यभार डाल देते हैं। मशवरे उच्च स्तर पर होते हैं, मतलब जो मशवरे होंगे वो उच्च स्तर पर होंगे, परंतु बौद्धिकता निम्न स्तर की प्रकट होती है। सरकारी दफ्तरों में फाइलें नहीं मिलती या फिर फाइलों में कुछ नहीं मिलता। अगर फाइलें मिलेगी, पहले तो मिले नहीं, अगर मिल भी गई तो उनमें कुछ नहीं मिलता। अफसर आडंबरी और चापलूसी करने वाले होते हैं, ज़्यादातर आडंबर भरने वाले और चापलूसी करने वाले। एक विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर और दूसरा तीसरे पर डालता रहता है और कार्य अधर में ही लटका रहता है, वो बीच में ही अटक जाता है सारा कार्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। जो रानी एलिजाबेथ थे उसकी दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उनकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। रानी एलिजाबेथ सम्राज्ञी थी, कोई मामूली हस्ती नहीं थी। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको कोई भी बिल्कुल भी बात आपको ऐसी नहीं है जो ना समझ में आई। अगर आपने अच्छी तरह पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो प्रश्न उत्तर आपके बिल्कुल अंगुलियों पे याद हो जाएंगे। देखिए, कोई मामूली हस्ती नहीं थी। दर्जी पर रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी थी। उसे तय करना था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब कौन सी ड्रेस पहनेगी। उसका परेशान होना तर्कसंगत था। भाई सबको पता था दर्जी क्यों परेशान था। भाई हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पे जाने वाली थी, उसे बस ये इतना बताना था कि वहाँ पर कौन कौन से दौरे पे, मतलब कैसे कैसे कपड़े पहनेगी, कौन सी ड्रेस पहनेगी। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगा। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे उसमें बता। काया पलटने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। सड़कों की मरम्मत कर उन्हें सुविधाजनक और चमकदार बनाया होगा। एक तो ये पॉइंट है। भाई काया पलट तो जब ही होगी जब सड़कों की मरम्मत होगी, उन्हें सुविधाजनक बनाया होगा। सड़कों के किनारों और पार्कों के पेड़ों की काट छाट कर आकर्षक बनाया होगा। आगे देखिए, पूरे शहर में सफाई की होगी और सजावट की गई होगी। सरकारी इमारतों पर रंग रोगन किया होगा और सफाई की होगी तथा सभी सुविधाएं की सामग्री उपलब्ध कराई होगी। सरकारी लॉनों तथा पार्कों की हरी घास को काट छाट कर चमकाया गया होगा ताकि अच्छा लगे जिस सड़क पर रानी एलिजाबेथ जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। देखिए, हम नहीं समझते कि इस प्रकार की पत्रकारिता समय और धन की बर्बादी के सिवाय कुछ दे सकती है। हम नहीं समझते ऐसा। इस किस्म की पत्रकारिता घटिया होती है क्योंकि आम लोगों को चर्चित हस्तियों के पहनावे, उसके अंगरक्षकों, उसके पालतू जानवर तथा कामगारों की जीवनी को जानने या पढ़ने की उत्सुकता बिल्कुल नहीं होती। मतलब ऐसे थोड़ा है, मतलब आप उसके कुत्ते भी छाप दो, उसके रसोई मतलब क्या खाना बनाते हैं, उन्होंने कितने युद्ध लड़े ऐसे छाप दो, वो गलत बात है। और इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। वो युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालेगी। युवा उसके पहनावे की नकल करने की कोशिश में जीवन को गलत दिशा में मोड़ देते हैं, ऐसे ही पहनावा पहनते हैं। यह फैशन परस्ती युवा पीढ़ी पर बुरा असर डालती है क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं हो तो देखा देखी के चक्कर में गलत धंधों में पड़ जाते हैं और पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए पत्रकारों को। पत्रकारों को उन्हीं के बारे में लिखना चाहिए था। बस उसके कुत्ते छाप के रसोई घरों के बारे में बता के या उनके फैशन हो उसमें बता दी, इतनी महंगी ड्रेस पहनी तो दूसरा भी
मतलब उन्हें लेने की कोशिश करेगा। उसमें अगर किसी का जुगाड़ नहीं है, किसी के पैसे नहीं है किसी के पास, तो दिक्कत हो जाती है। अगला देखिए, जाज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, इम्पोर्टेंट पर्सन लगाइए। वह मूर्तिकार ने उस पत्थर की तलाश की जिसमें लाट बनाई गई थी, उसकी तलाश की। उसने पूरे भारत में नाक की नाप लेकर पूरे नाक की भी तलाश की, मतलब नाक पूरे भारत में पूरी तलाश की। उसने बिहार सचिवालय के आगे बने शहीदों बच्चों की नाक की भी नाप कर देखी, वहाँ नहीं मिला। उसने निरंतर सरकारी तंत्र को ढांढस भी बंधाया, भाई हो जाएगा। जिंदा नाक लगाने का पूरा प्रयत्न किया उसने, सारे प्रयत्न किए। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छाट कर लिखिए, ऐसे कथन छाट कर लिखने हैं। ये पाठ छोड़ दीजिए, ये प्रश्न छोड़ दीजिए, ये नहीं करना आपको। फिर भी मैं इसे पढ़ा देता हूँ, कॉपी में इसे नहीं करना। पाठ नंबर, ये प्रश्न नंबर 6 आपको कॉपी में नहीं करना, मैं इसके समझा देता हूँ, पढ़ लीजिए, कॉपी में नहीं करना। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। देश के खैर ख्वाबों की मीटिंग बुलाई गई थी और मसला पेश किया गया था। वहीं पर उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर मेरी खपा माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। और सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। ठीक है, ये क्या है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे शब्द हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। मतलब उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, सब हुक्मानों ने एक दूसरे की तरफ ताका, ऐसे ही शब्द है, कुछ ऐसे कथन है ये। और ये आपको सिर्फ पढ़ने के लिए था, ये आप कॉपी में नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 6। 7वां देखिए, नाक मान और सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। यह अच्छा प्रश्न है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है। कहा ना, नाक मान और सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। देखिए, यह पाठ व्यंग रचना है। व्यंग किया गया है, नाक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का घोतक है। जाज पंचम की नाक कट जाने का अर्थ उसकी प्रतिष्ठा का धूल में मिल जाना है। भाई अगर नाक कट गई तो उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। यह दोनों देशों के लिए परेशानी का सबक बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और भारत पर खतरे का प्रतीक बन गया। पाठ में यह सत्य भी उद्घाटित हुआ कि भारत के नेताओं, शहीदों, बच्चों सभी की प्रतिष्ठा हमारे लिए विदेशियों से अधिक है। उन्होंने हमारे देश पर शासन किया, परंतु आत्मा पर भारत माता का शासन था और हमेशा रहेगा। यही वजह है कि उसके नाक जितना छोटे साइज का नाक नहीं मिला, इसी वजह से वो नाक नहीं मिला। प्रश्न नंबर 8 देखिए, जाज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है। देखिए क्या संकेत करना चाहता है कि भारतीय नेता है, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक भी फिट न होने की बात से। भाई यह बात संकेत देती है कि हमारे देश के लिए शहीद हुए भारतीय नेताओं और बच्चों की प्रतिष्ठा और मान सम्मान विदेशी शासकों की तुलना में बहुत अधिक है। निर्दयी विदेशी शासकों को हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, इसे सोचने पर भी गुलामी की बू आती है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस खबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया, जाज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा कोई खबर नहीं छपी, जैसे स्वागत की, समारोह की तथा उद्घाटन की। यह नाक का विरोध करने का एक ढंग था। प्रश्न नंबर 10 देखिए, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है। इस कथन का आशय है कि भले ही दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था, परंतु सम्मान नहीं था। भारतीयों ने उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया था। प्रश्न नंबर 11 देखिए, आखिरी प्रश्न है ये।
जहाज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, जहाज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें एक विदेशी शोषक शासन पर अपने देशवासी व्यक्ति की जिंदा नाक लगाना बहुत बुरा लगा। वे इसका विरोध चुप रहकर अपने ढंग से कर रहे थे। सभी बच्चे, ये 10 प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपको ये 6 नहीं करना, 10 प्रश्न अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर और साफ तरीके से करने हैं। धन्यवाद।